हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू भूषण साइंस विच इज मोर देन जस्ट ए क्लास। मैं हूं रेणुका, आपकी केमिस्ट्री ट्यूटर। और इस वीडियो में बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है टॉपर्स की खासियत, यानी क्या होती है वो खासियत जिससे कोई भी इंसान या कोई भी बच्चा बन सकता है टॉपर। स्पेसिफिकली अगर आप तैयारी कर रहे हो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस 2025 या 2026 की तैयारी, अगर आप कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, तो बच्चों कैसे किया जा सकता है किसी भी एग्जाम को क्रैक, या कैसे बनना जा सकता है उसका टॉपर। तो ऐसी क्या खासियत होती होगी टॉपर्स में, क्योंकि वो भी तो आपके साथ ही पढ़ते हैं, तो आपके टाइम से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं है वो 5th-6th से कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना। वो भी कहीं ना कहीं आपके बीच में ही बैठे होंगे। अगर आप एक किसी कोचिंग में हो और 50 स्टूडेंट्स हो, तो सही बात है कि आप में से कोई एक टॉपर बनेगा, पर कौन बनेगा और क्या कर रहा होगा ऐसा? क्या वो कुछ अलग पढ़ रहा है या क्या वो कहीं और से पढ़ रहा है? नहीं, वो आप ही के साथ बैठा है, वो आप ही की टीचर से पढ़ रहा है, वो आप ही की जैसे टीचर से पढ़ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा नहीं है कि कभी कोई बच्चा कुछ अलग पढ़ता है, या ऐसा भी नहीं है कि कभी कोई टीचर अलग उसको मिल गया। टीचर तो निर्भर करता है ऑब्वियसली, लेकिन बच्चे जिसमें भी चाहत होती है ना टॉपर बनने की, आप उसे पढ़ाओ ना पढ़ाओ, वो बच्चा खुद ब खुद ढूंढ लेगा टॉपर बनने की चीजों को कैसे बनाया जा सकता है। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में एंड तक, बिकॉज मैं यानी कि रेणुका बताने जा रही हूँ आपको कि क्या होती है उन टॉपर्स की खासियत और कैसे किया जाता है किसी भी एग्जाम में टॉप। तो समझेंगे। सबसे पहले बच्चे को सबसे पहले एक माइंड में एक बात याद रख लो कि टॉपर्स भी वही पढ़ेगा, वही नोट्स बनाएगा, वही चीजों से पढ़ेगा, उसी बुक से पढ़ के वो टॉप कर सकता है जिस बुक से आप पढ़ रहे हो। उन्हीं एग्जाम को दे रहा होगा, उन्हीं क्वेश्चंस को वो सॉल्व कर रहा होगा जिस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हो, बस तरीका थोड़ा अलग है। और वो तरीका क्या है, तो सबसे पहले समझिएगा उनकी खासियत क्या है। तो इस वीडियो में देखिएगा, मैं आपको बताने जा रही हूं। जैसे कि आप कह सकते हो, एक बच्चे के पास क्या होता है, जो टॉपर होता है ना, उसकी सबसे अच्छी खासियत होती है बेटा डिसिप्लिन में रहना। यानी डिसिप्लिन में तो आप भी हो, ऑब्वियसली बात है, आप भी पढ़ाई कर रहे हो, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, बट डिसिप्लिन कहाँ आ जाता है इन चीजों में? तो डिसिप्लिन आ जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने समझा कि आपको किसी भी एक चीज को आपको लिखना है, मतलब कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपने उन चीजों को लिखा, आपको याद है अरे पी की वैल्यू ये होती है, आर की वैल्यू ये होती है, टी की वैल्यू ये होती है, जल्दी जल्दी से आपने लिख के उसे सॉल्व कर लिया। तो क्या ये डिसिप्लिन है? नहीं। डिसिप्लिन है कि उसको पता है कि इतने ही टाइम पे मुझे प्रैक्टिस करनी है, और डिसिप्लिन ये है कि उसे पता है कि इतने ही देर में करनी है। मतलब ये हो जाती है बातें कि अगर मैं बात करती हूँ डिसिप्लिन की, तो बच्चे को पता है कि हमें इतने से इतने बजे तक पढ़ना है। यानी अगर मैं बात कर रही हूँ सुबह, अगर वो 6 से 8 का अगर उसने टाइम टेबल बनाया है, तो वो 6 से 8 के बीच में आपको और कुछ करता हुआ नहीं दिखेगा। समझ में आ रहे हो? ये उसका डिसिप्लिन है। वो बाकी चीजों में ध्यान नहीं रहेगा। जैसे आप सोचते हो ना कि हाँ यार आज आपके फ्रेंड का बर्थडे है, चलो सेलिब्रेट करते हैं, हो गया, उसके बाद आके पढ़ लेंगे, नहीं, वो उसके माइंड में नहीं है। उसके माइंड में क्या होता है कि यार बर्थडे है, ठीक है, विश कर दिया, इट्स ओके, अब मुझे मेरा टाइम को देखना है, मुझे 6 से 8 मुझे लिखना था, मैंने 6 से 8 मुझे लिखना है, मतलब लिखना है, मैं उतने देर बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकता। ठीक है, वो तो हर साल आएगा, बट टाइम मेरा ये नहीं आने वाला। दूसरी बात आती है बेटा किसकी? टाइम मैनेजमेंट की। सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है किसी टॉपर की, देखना कभी भी उससे पूछना, उसके पास एक चीज हमेशा रहती है, वो एक टाइम टेबल, एक टाइम शेड्यूल, या आप कह सकते हो एक टाइम मैनेजमेंट। कैसे अगर वो ट्राई कर रहा है, अगर स्पेसिफिकली आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, तो जैसे आपने बोला 10 से 11 मैं पढ़ूंगा फिजिक्स, 11 से 12 मैं पढ़ूंगा केमिस्ट्री, उसके बाद 12 से 1 मैं पढ़ूंगी या पढ़ूंगा बायोलॉजी। आपने टाइम को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। 3 घंटों में आपने तीनों सब्जेक्ट कवर अप कर लिए। अब जैसे उसने 1 घंटे की वो टाइम पढ़ने, 1 घंटे का उसने सोचा है, 1 घंटे में चाहे वो नोट्स बनाए, 1 घंटे में चाहे वो क्वेश्चन सॉल्व करे, या 1 घंटे में चाहे वो पीवाईक्यू का एनालाइज करे, वो 1 घंटा वो उसी सब्जेक्ट को दे रहा है। अगर उसको लगता है कि 1 घंटे से 10 मिनट ज्यादा कोई टाइम ले रहा है, तो वो उस टॉपिक को वही कंप्लीट कर देगा कि नहीं इतना टाइम नहीं लेने वाला है, क्योंकि लास्ट के 10-15 मिनट में तो हमें समझ में आ जाता है कि हमसे कितना क्या पढ़ना हो रहा है। ठीक है, सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें और उसे डिसिप्लिन्ड वे में करें कि आपको एक्स्ट्रा किसी चीज के लिए टाइम ना मिले। जितना टाइम हो सके उतना टाइम आप नोट्स और क्वेश्चन सॉल्व करने में दें। समझ में आ रहा है? अगर आप 3 घंटे अगर आप लेते हो, 3 घंटे अगर आप किसी चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हो, तो बेटा 1 से 2 घंटे सिर्फ उसके क्वेश्चंस पे ध्यान दो। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं, कितने टाइम में सॉल्व हो रहे हैं,
ताकि उन क्वेश्चंस को आप एक वे में क्या करना है, आपको शफल अप कर देना है कि ठीक है इतने क्वेश्चंस इजी हो जा रहे हैं, ये इतने मिनट में हो जाते हैं, इतने क्वेश्चंस थोड़े मीडियम लेवल के हैं बट अगर कर लिया तो ये भी इजी वाले में आ जाएंगे। और एक और बात आ जाती है हार्ड क्वेश्चंस की। तो हार्ड क्वेश्चंस कुछ नहीं है, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो हार्ड क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप उन क्वेश्चंस की कितनी प्रैक्टिस कर चुके हो, उसके जैसे क्वेश्चंस की कितनी प्रैक्टिस कर चुके हो। तो एक बार आपने किसी क्वेश्चन को अगर आपने देख लिया है तो उस क्वेश्चंस के पीछे तब तक रखो जब तक आपको वो टाइम कम करके ना दे, क्योंकि किसी भी एक चीज को हम सॉल्व कर रहे हैं तो अगली बार उसको कम टाइम लगेगा, उसके अगली बार और कम टाइम लगेगा, और उसके बाद तो फिर आप देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो ये होता है टाइम मैनेजमेंट, कि आप उस चीज को उतना ही टाइम दो जितनी उसको जरूरत है। समझ में आ रहा है? तो पहले के 2 पॉइंट तो टॉपर हमेशा अपने माइंड में रखते हैं कि हमें कैसे माइंड को रखना है, किस तरीके से हमें माइंड को शेड्यूल करना है और किस काम के लिए करना है, बस। इसके अलावा कहीं अगर आपको लगता है कि वो एक्स्ट्रा कहीं अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो नहीं कर रहे होते। फिर आते हैं तीसरे पॉइंट पे, दैट इज नोट्स। अब नोट्स जहां से उनको नोट्स मिल रहा है वहां से तो तुम भी नोट्स बना रहे हो। ऐसा तो नहीं कि तुम नोट्स बस वो उसने बोल दिया 2 + 2 4 है तो तुम भी 2 + 2 4 लिख रहे हो। दोनों तो सेम ही लिख रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं लिख रहे, कुछ अलग तो नहीं लिख रहे। द पॉइंट दे आर कवरिंग हियर इज कि जो नोट्स है बच्चे वो उसको प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं। मेंटेन करने का मतलब क्या है? अगर उसने देख लिया कि केमिस्ट्री में, थर्मोडायनामिक्स में किसी एक टॉपिक पे उसको इतनी चीजों की जानकारी है, समझ गए? अब वो उतने टॉपिक को थर्मोडायनामिक्स के पास ही रखेगा, जैसे तुम अगले टॉपिक पे चले गए तो तुम देखोगे अरे इसको भी यहाँ लिख लेती हूँ, ये भी पता है, ये भी लिख लेती हूँ। नहीं, दे आर मेंटेनिंग देयर नोट्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में मेंटेन करना होता है, जिस चीज को जब लगता है उसको उसी टाइम हाईलाइट कर दिया जाता है, और वो नोट्स हर बार रिवाइज कर रहे होते हैं, हर बार। तो नोट्स की सबसे अच्छी खासियत क्या है? ये आपको रिवाइज करने के टाइम पे एक हेल्प कर देता है, दैट इज रिड्यूसिंग टाइम। क्या कर देंगे? ये टाइम को रिड्यूस करने का काम करते हैं बेटा नोट्स। तो जो टॉपर होता है ना, वो करता क्या है, एक बार आपने नोट्स बना लिए, अब वो उसको तब तक देखेगा जब तक वो उसको 10 से 15 मिनट में ना हो सकता है कोई नोट जो है तुमने एक पूरे दिन में बनाया हो सकता है 3 घंटे में, हो सकता है 1 घंटे में। अब तुम उसको तब तक देखो जब तक वो तुमको सिर्फ 5 से 10 मिनट ना ले उस नोट को रिवाइज करने में। यानी अगर नोट्स तुमने बनाए हैं अच्छे तो वो टाइम रिड्यूस करने में मदद करेगा, टाइम इंक्रीज करने में नहीं करेगा। और अगर जैसे तुम्हारा टाइम इंक्रीज हो रहा है कि पिछले बार 2 घंटे लगे थे, इस बार 4 घंटे लग रहे हैं, मतलब तुम्हारे नोट गलत बने हैं, याद रख लो। ये पॉइंट है नोट्स का, ये परफेक्ट चीज है कि भाई रिड्यूस करेगा तुम्हारा टाइम करने के लिए। किसी चैप्टर के बारे में तुमने नोट्स बनाया है तो वो टाइम रिड्यूसिंग होना चाहिए, टाइम इंक्रीजिंग नहीं। ठीक है? उसके बाद सबसे अच्छी बात जो होती है वो करते हैं प्रैक्टिस। हर बार सेम चीज को वो प्रैक्टिस करे, बिकॉज रिवाइज करने का भी टाइम चाहिए तो प्रैक्टिस करने का भी टाइम चाहिए। अब जैसे कोई क्वेश्चन आता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मोलैरिटी पे क्वेश्चन आ गया, नॉर्मेलिटी पे क्वेश्चन आ गया, तुमने मोलैरिटी का क्वेश्चन, बिकॉज हर बच्चे को मोलैरिटी इजी पड़ती है, और तुम जब जाते हो नॉर्मेलिटी पे तो तुम्हें लगता है कि यार नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट वेट, ये कहाँ से आ गया? तो यहाँ पर बच्चा क्या होता है ना, छोड़ देता है उस पॉइंट को, नहीं करेंगे यार, मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी को फटाफट कवर अप करते हैं। तो वो मत करो। मोलैरिटी कर ली तो नॉर्मेलिटी को करो, समझो कि कैसे आपस में जुड़े हैं, कैसे नॉर्मेलिटी को शॉर्ट ट्रिक में किया जा सकता है। प्रैक्टिस करो उस चीज की, तब तक प्रैक्टिस करो जब तक तुम उसके डाउट को क्लियर ना कर लो, जब तक तुम उसके टाइम को प्रॉपरली मैनेज ना कर लो अपने प्रैक्टिस में। समझ में आ रही है बात? तो प्रैक्टिस में सबसे अच्छी बात है, डू नॉट स्किप द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, डू नॉट स्किप एनी टॉपिक। और सबसे इसमें याद रखिएगा कि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बेटा, तो टॉपर्स का ये एनालाइज होता है कि पीवाईक्यू पिछले बार का कैसा आ गया। अब तुम एक बार तो पूरा सिलेबस पढ़ चुके हो, अब तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे तो पहले पीवाईक्यू पे ध्यान दो। कैसे? पिछले साल कैसा आया था, उसके पिछले साल कैसा आया था, पिछले 3 से 4 जितने पेपर तुम्हारे पास अवेलेबल है उतने साल का पीवाईक्यू देखो, एनालाइज करो। जैसे ही आप एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, आप अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पेपर हार्ड आता है या मतलब इजी आता है। तो पीवाईक्यू करो और पीवाईक्यू को क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे आप पीवाईक्यू के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, अब आप आओ टेस्ट सीरीज पे, क्योंकि टेस्ट सीरीज कई बार आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन के जैसे ही क्वेश्चन दे देता है तो टेस्ट सीरीज में आपको और क्वेश्चंस मिल गए।
समझ गए? यानी नोट्स में क्वेश्चन थे ही, प्रैक्टिस में भी आपने क्वेश्चंस किए, पीवाईक्यू के भी क्वेश्चंस किए, टेस्ट सीरीज के भी क्वेश्चन किए, मॉक टेस्ट के भी क्वेश्चन किए। तो इतने सारे क्वेश्चंस करके क्या तुम्हारे डाउट क्लियर नहीं होंगे? आराम से होंगे। तो पॉइंट यहां ध्यान रखिएगा कि कहां पे आपको जो क्वेश्चंस है वो कितने ज्यादा, जितने ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए, जहां से क्वेश्चन मिल रहा है सॉल्व करो। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई पार्ट नहीं बनता तो उस चीज को देखो कैसे बनता है, उसी टाइम देखो, ताकि तुम प्रैक्टिस के टाइम पे उस चीज को कम से कम टाइम में करो और इजी से वे में करो। ठीक है? एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज कंसिस्टेंसी। ये जब तक आप इन सारी चीजों को मेंटेन करोगे, जब तक आप इन पॉइंट्स को मेंटेन करते रहोगे, कंसिस्टेंसी बनाते रहोगे। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा, परसों छोड़ दिया उस टॉपिक को, 2 दिन बाद पढ़ रहे हैं, फिर उसके 1 दिन बाद पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अरे कल तो फ्रेंड का बर्थडे था इसलिए छूट गया, अरे आज मम्मी का बर्थडे इसलिए आज थोड़ा सा रुक जाते हैं, नहीं। टाइम मतलब टाइम, तुम्हारा वो टाइम तुम्हारी कंसिस्टेंसी के लिए होना चाहिए, तुम्हारे उस नोट्स के लिए होना चाहिए। अगर तुम उस टाइम पे नहीं भी कर रहे हो तो क्या तुम्हें बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक नहीं मिलेगा? उस 5-10 मिनट के ब्रेक में बच्चों उस टॉपिक को जाके ध्यान से देखो, सिर्फ सॉल्व मत करने बैठो, भले बिजी हो लेकिन देखो, ताकि तुम्हारे माइंड में वो चीज चलती रहे। क्योंकि टॉपर्स को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता आजू बाजू क्या चल रहा है, उसको फर्क पड़ता है कि अगर मैंने टॉप नहीं किया, अगर मैंने एग्जाम क्लियर नहीं किया तो शायद कल चल के मैं वापस इसी जगह पे यही नोट्स पढ़ रहा हूँ। तो वो एक बार में पढ़ने की सोचते हैं, बार बार जितने बार आप सोचोगे हर साल आपका इंटरेस्ट कम होता जाएगा। इसलिए जो क्लियर करना है वो एक बार में करना है, और वो फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम सोच के ही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहिए। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स होते हैं कुछ स्पेसिफिकली टॉपर्स के लिए, क्योंकि मैंने बात की है और मैंने जितना उनका बिहेवियर एनालाइज किया है, जितने उनकी शेड्यूल एनालाइज किए, ये 5 पॉइंट जो वो हमेशा अपने पॉइंट में रखते हैं, इसमें कोई मिथ नहीं है कि डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट एंड कंसिस्टेंसी, दे विल नेवर स्किप दिस पॉइंट, नेवर एवर। और मैं नहीं चाहती कि आप भी स्किप करें, बिकॉज अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठने जा रहे हो, अगर आपको चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज, अगर आपको चाहिए कोई अच्छी पोस्ट, तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल मिस नहीं करना है। बिकॉज until and unless you do not practice, you can't make notes, and until and unless you can't make notes, you can't be कंसिस्टेंस इन योर रिवाइज। आप रिवाइज नहीं कर सकते, आप रिविजन नहीं कर सकते। जब ये क्लियर होगा, जब आपका सबसे पहले आपका गोल क्लियर होगा, तो ये अपने आप माइंड में आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, गोल हमेशा अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए। आपको क्यों चाहिए, आप क्यों कर रहे हो तैयारी, गोल क्लियर हुआ तो बाकी सारी चीजें आप उस चीज को क्या कर लोगे, मैनिफेस्ट कर लोगे। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, और इसी तरीके से इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पढ़िए, आगे बढ़िए और अपने लाइफ में बहुत कुछ आप अचीव कीजिए, यही मेरी कामना है। और इसी तरीके से जुड़े रहिएगा अलग अलग टॉपिक और अलग अलग मोटिवेशन के लिए भूषण साइंस प्लस से, विच इज मोर देन जस्ट ए क्लास। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।